हाय बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। वेलकम टू बिलव्ड एकेडमी। मेरा नाम है प्रेशी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 9th की दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, और जिसको लिखा है बचेंद्री पाल जी ने खुद। बचेंद्री पाल जी हमारे भारत की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे, फिर हम चैप्टर के जो अंत में दिए हुए शब्दार्थ और टिप्पणियाँ होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब उनको पढ़ेंगे, और फिर हम चैप्टर की और बढ़ेंगे। मैं नहीं चाहती कि कुछ भी पार्ट जो है मिस हो, क्योंकि इस बार से आपका जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट है वो एमसीक्यू टाइप में चेंजेस हो गए हैं, और जब एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है तो चांसेस है कि बेटा एनसीईआरटी के किसी भी लाइन से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए पहले बचेंद्र जी के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा गांव में 24 में 1954 को हुआ। ये बेटा जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ऐसे आपके चैप्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बचेंद्री अपनी माँ हंसा दे नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान थी। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, तो इसलिए बचेंद्री जी को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कराई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद भी संस्कृत में एमए और फिर बीएड की डिग्री हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। तो बेटा इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, जैसे क्लास 8 के बाद से इनको खुद काम करके पढ़ाई करनी पड़ी। फिर जब 10th पास की उन्होंने, तो इनके प्रिंसिपल जी ने पापा को समझाया कि बेटे आगे की पढ़ाई करें, और ऐसी ख़राब परिस्थिति होने के बावजूद भी इन्होंने संस्कृत में एमए पास की, फिर बीएड की डिग्री हासिल की। तो इनसे आप ये सीख सकते हो कि जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हो, यानी आपके गोल के प्रति डेडिकेटेड होते हो, तो बेटा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आप वो गोल हासिल कर ही लेते हो। इसलिए ज़िंदगी में जो भी आप गोल बनाए हो, जो भी लक्ष्य आपने सोच के रखा है अपने लिए, उसके प्रति समर्पित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचेंद्री को पहाड़ पर चढ़ने का चाह बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था, इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी बहन भी कर सकती हैं। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की इनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूँकि इनका परिवार साल में कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक और गांव में, जिसे मौसम में परिवार नीचे वाले तराई के गांव में आ जाता था। उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया मतलब शुरू किया इन्होंने जर्नी अपना। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। ये लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का यवोरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। तो बेटा ये कहानी ऐसे ही रोमांचक है जैसे यहाँ पे लिखा है कि लोमहर्षक यानी गूज़बम्प्स देने वाले, मतलब होते हैं ना, हम ऐसे कुछ रोमांचक कहानी सुनते हैं तो हमारे ऐसे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। जैसे होता है ना, हम तिरंगा लहराता है या फिर हमारी जो राष्ट्रीय गान चलता है, तो वैसी कहानी ये है। तो हम पहले शब्दार्थ और टिप्पणियाँ देखेंगे, फिर चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसमें से जो पहला शब्दार्थ है वो है अभियान। अभियान का मतलब है चढ़ाई, मतलब आगे बढ़ना, किसी काम के लिए प्रतिबद्धता। फिर आता है दुर्गम का मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो, यानी कठिन मार्ग। हिमपात का मतलब बर्फ का गिरना। आकर्षित मुग्ध होना, आकृष्ट होना, सबको पता है। अवसाद यानी उदासी। ग्लेशियर बर्फ की नदी।
ग्लेशियर का मतलब बर्फ़ की नदी, आप लोग जियोग्राफी में भी पढ़ोगे। अनियमित, अनियमित यानी नियम विरुद्ध, जिसका कोई नियम ना हो। आशाजनक मतलब आशा उत्पन्न करने वाला, मतलब ऑप्टिमिस्टिक। भौचक्की, भौचक्की मतलब हैरान, आश्चर्यचकित। फिर अव्यवस्थित, अव्यवस्थित मतलब व्यवस्थाहीन, जिसमें कोई व्यवस्था ना हो। फिर प्रवास, प्रवास यानी यात्रा में रहना। हिमबीदर मतलब दरार, तरेर। आरोही, आरोही मतलब ऊपर चढ़ने वाला। विख्यात, विख्यात यानी मशहूर, प्रसिद्ध यानी कि फेमस। अभियांत्रिकी मतलब तकनीकी। नौसिखिया, नौसिखिया मतलब नया सीखने वाला, मतलब नया नया आने वाला। विशालकाय पुंज, बड़े आकार के बर्फ के टुकड़े। विशालकाय मतलब बहुत ज़्यादा जो विशाल हो, बड़ा हो। फिर पर्वतारोही मतलब पर्वत पर चढ़ने वाला। फिर आरोहण, आरोहण का मतलब चढ़ना, ऊपर की ओर जाना। कर्मठता, कर्मठता मतलब काम में कुशलता, कर्म के प्रति निष्ठा। उपस्कर, उपस्कर मतलब आरोही की आवश्यक सामग्री। शंको, शंक का मतलब नौक। उपलब्धि, उपलब्धि मतलब प्राप्ति, मतलब एक्सपीरियंसेस। जोखिम, जोखिम का मतलब खतरा, जोखिम उठाना पड़ता है, खतरा उठाना पड़ता है। तो बेटा अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। थोड़ा लंबा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। कहाँ पे है? आ गया। तो कहती है कि एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले से ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। तो ये जर्नी बेटा कब शुरू हुई? 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू की ओर। वो जो एवरेस्ट है वो कहाँ पे है? नेपाल में है। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, तो काठमांडू की ओर उनकी जर्नी शुरू हुई। उनके जाने से पहले एक और अग्रिम में एक और शक्तिशाली दल चला गया, जो उनके बेस कैंप पहुंचने से पहले जो रास्ते होते हैं ना, वो बर्फ़ के रास्ते हैं, तो उनको साफ वगैरह कर सके। नमचे बाज़ार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। तो जगह का नाम क्या है? नमचे बाज़ार। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यही के आसपास के गांवों से होते हैं। यह नमचे बाज़ार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे ये नाम अच्छा लगा। तो शेरपा का मतलब होता है गाइड होता है। जैसे हम टूर पे निकलते हैं तो हमारे साथ टूर गाइड होते हैं, तो वो ऐसे चढ़ने वाले पर्वत पर जो चढ़ते हैं उनके साथ ऐसे होते हैं शेरपा। तो जो नमचे बाज़ार है वहीं से अधिकतर शेरपा लोग वहीं से होते हैं। और वो जो नेपाल में है, नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। तो जो बचेंद्री जी हैं वो कहती है कि मुझे ये नाम काफ़ी अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फुल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहरता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया ये दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। ये मुझे डराने के लिए काफ़ी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसके कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। तो जब वो वहाँ पे जाके एवरेस्ट को निहारती, एवरेस्ट को देखती है गौर से, तो वो देखती है कि एक बर्फ़ का बड़ा एक फुल टाइप का ध्वज टाइप का वहाँ पे लहर रहा था। तो उनको पता चला कि वो जो पहाड़ के ऊपर 150 किलोमीटर की तेज़ से हवा चलने की वजह जो सूखा सूखा बर्फ़ होता है वो वहाँ पे उड़ रहा होता है। तो आप समझ सकते हैं 150 किलोमीटर की हवा मतलब कितनी तेज़ हवा और कितनी ठंडी हवा। तो वो कहती है कि शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी हालात का परिस्थिति का सामना करना पड़ता था, और अगर हालत ख़राब हो तब तो और ज़्यादा ऐसा सामना करना पड़ता था। फिर कहती है कि ये जो स्थिति अब बनी थी वो मुझे डराने के लिए तो काफ़ी थी, लेकिन मैं एवरेस्ट के प्रति इतने विचित्र रूप से आकर्षित थी कि कुछ भी कठिनाई है मैं उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। आप लोग देख सकते हैं कितनी साहसी है, कितनी ब्रीव है ये औरत। फिर कहती है कि जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे हम हिम रखलन के कारण कोई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। तो जो बर्फ़ हिमस्खलन के कारण, मतलब बर्फ़ के गिरने के कारण एक शेरपा की मृत्यु की समाचार उनको मिली। और वो कब मिली? 26 मार्च को।
और पेरिच पहुँचा। पेरिच एक जगह का नाम है बेटा, पेरिस नहीं है, पेरिच है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना पेरिस से और पेरिच से। तो खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते बाई तरफ सीधी पहाड़ी से धसकने से लौत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई। 16 शेरपा कुलियों में से 10 के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। तो वहाँ पे कितने सारे शेरपा थे? 16 लोगों के ग्रुप था एक शेरपा का। तो बर्फ़ के गिरने के कारण 4 लोग घायल हुए और एक की मृत्यु हो गई। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरा पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता, अवसाद यानी उदास है, तो ऑब्वियसली किसी की डेथ के बारे में सुनते हैं तो सब थोड़ा उदास हो जाते हैं। तो जो टीम के जो लीडर थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरा को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा, जो उनके टीम के लीडर थे, उन्होंने कहा कि देखो आप लोग एवरेस्ट जैसे अभियान पर निकले हो और इस अभियान में ऐसे छोटा मोटा खतरा और कभी कभी तो मृत्यु को भी इंसान को बहुत ही सहज भाव से यानी बहुत ही ईजीली स्वीकार करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि काम ही इतना डेयरिंग है। फिर कहते हैं उपनेता प्रेमचंद। उपनेता यानी वाइस कैप्टन, मतलब लीडर एक होते हैं, उनके नीचे और एक लीडर होते हैं जो उनके एब्सेंस में मेन लीडर का रोल निभाते हैं। तो वो उपनेता जो थे उनके नाम था प्रेमचंद। तो बेटा यहाँ पे याद रखना, जो मेन लीडर थे, जो मेन नेता थे, उनका नाम था कर्नल खुल्लर और जो उपनेता थे उनका नाम था प्रेमचंद। ओके, सो जो प्रेमचंद थे, जो अग्रिम दल को यानी जो पहला वाला दल था उनको लीड कर रहे थे, वो भी 26 मार्च को पेरिस पहुंच गए और उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति में हमें अवगत कराया। खुम्बू हिमपात की स्थिति के बारे में उनको बताया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया। तो मतलब 6000 मीटर तक का रास्ता उनके दल ने साफ कर दिया, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियाँ बांध कर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा से लिया गया है। तो उन्होंने कहा कि रस्सियाँ बांध दी है, पुल बना लिए, मतलब सारी तैयारी हो गई है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी भी जारी है वहाँ पे। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण, अनियमित मतलब जिसका कोई नियम नहीं है, कभी भी होता रहता, और अनिश्चित मतलब अनसर्टेनिटी। तो ऐसे बहुत ही कभी भी होता रहता, उसका कोई सर्टेनिटी नहीं होती, कोई निश्चितता नहीं होता है। तो ऐसे बर्फ़ गिरने के कारण ऐसा हो सकता है कि हमारे किए गए सारे काम व्यर्थ हो जाए और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। फिर वो लोग अभी भी उनका जर्नी कंटिन्यू था। तो बेस कैंप पहुँचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। तो बेस कैंप पहुँचने से पहले उनको एक और डेथ की खबर मिली। जलवायु अनुकूल ना होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में तो नहीं चल रहे थे। तो जब तक वो लोग बेस कैंप पहुँचे नहीं तब तक उनको और एक जन की मृत्यु का खबर मिला। और वो कौन था? वो एक रसोई सहायक यानी कुक था जिनकी मृत्यु हो गई। और वो क्यों मृत्यु हुई? क्योंकि अनुकूल परिस्थितियाँ होने के कारण, मतलब हो सकता है ज़्यादा ठंडा हो, कुछ भी हो सकता है। अनुकूल मतलब सिचुएशन, जो परिस्थिति सही ना हो, जलवायु अनुकूल ना होने के कारण उनके मृत्यु हो गई। फिर कहता है एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था। एवरेस्ट शिखर को बचेंद्री जी ने 2 बार पहले देखा, लेकिन एक दूरी से, मतलब काफ़ी दूर से देखा। बेस कैंप पहुँचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इनके अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लौत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेरी मेरी नदी को निहारती रही। तो जब वो बेस कैंप पहुँची तो वो कहती है कि मैंने इससे पहले एवरेस्ट को और 2 बार देखा था, लेकिन इतने करीब से मैंने कभी नहीं देखा। और अभी इतने करीब से बेस कैंप पहुँचने के बाद जब मैं एवरेस्ट को देख रही हूँ तो मैं बहुत भौचक्की, बहुत आश्चर्यजनक हूँ। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर से बहने से अकसर बर्फ़ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक वह खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। तो बेटा वहाँ पे बर्फ़ का गिरना विरना लगा रहता था और कभी बर्फ़ के चट्टान भी गिर जाते थे। तो ऐसा चांसेस था कि कभी भी खतरनाक परिस्थिति जो है वो बन सकती थी।
सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार को गहरे चौड़े हम बिदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। मतलब वहाँ पे बर्फ़ का गिरना और उन बर्फ़ के गिरने से किसी ख़राब परिस्थिति का बन जाना, इसका ख्याल ही उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। मतलब कुलिया यानी जो शेरपा लोग हैं वही लोग। तो ये है हिमपात, मतलब वो जो बारिश होता है ना, मतलब बारिश नहीं, मतलब बर्फ़ का गिरना। तो ये इस बात का प्रभास बहुत और ज़्यादा डरावना था कि हमारे जाने के टाइम में दर्जन यानी 12 लोगों की आरोहियाँ, मतलब जो चढ़ने वाले उनमें 12 लोगों का ग्रुप है, तो वो ग्रुप वाले और जो शेरपा लोगों का उनको प्रतिदिन छूता रहेगा। मतलब उनका आमना सामना उस बर्फ़ के गिरने से होता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सिरिया और अस्थायी पुलों का बनाना, लट्टू और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तो यहाँ पे इनको सारी विस्तृत जानकारी कौन दी? डॉक्टर मीनू मेहता। ये नाम इम्पोर्टेंट है, MCQ में आ सकता है। उन्होंने किस किस बारे में जानकारी दी? एल्यूमिनियम की सीरियाँ चलाना, फिर पुलों का बनाना, फिर लट्टू और रस्सियों का उपयोग कैसे करते हैं, और फिर बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवार पर रस्सियों को बांधना। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। तीसरा दिन हिमपात के कैंप में एक और सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गंबू तथा मैं साथ साथ चल रहे थे। तो तीसरे दिन में बचेंद्री जी के साथ साथ कौन चल रहे थे? रीता गंबू। हमारे पास एक हॉकी टॉकी था जिसे हम अपने कदम और हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने केवल हम 2 ही महिलाएं थे। नहीं, यहाँ पे एक लाइन छूट गए कि कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाले केवल हम 2 महिलाएं थे। तो कैंप 1 पर पहुंचने वाले कितने महिलाएं थी? 2 महिलाएं थी। कौन कौन थी? रीता गंबू जी और बचेंद्री पाल जी। अंग दोरजी, लोपसांग और गगन बिरसा अंतन साउथ कल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। मतलब कैंप नंबर 4 कितने ऊंचाई पर लगी? 7,900 मीटर की ऊंचाई पर। किन लोगों ने लगाया? अंग दोरजी, लोपसांग और गगन बिरसा। ठीक है, ये संतोषजनक प्रगति थी। संतोषजनक यानी सेटिस्फाइंग, प्रगति मतलब इम्प्रूवमेंट। तो ये काफ़ी सेटिस्फाइंग से इम्प्रूवमेंट था कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप नंबर 4 लगा लिया। तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि वो लोग कितना आगे पहुंच गए। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपने सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। बेटा आप लोग तेंजिंग नोरगे जो है उनके बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, तो वही तेंजिंग नोरगे की बात हो रही है वहाँ पे। तो वो अपने छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। मतलब उनकी छोटी बेटी उनका नाम था डेकी, तो उनके साथ हमारे पास आ पहुँचे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। मतलब हर एक की आपस में बातचीत होनी चाहिए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय ये कह कर दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तो जब बचेंद्र जी की बारी आई, मतलब वो इंट्रोडक्शन देने की बारी आई, तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ही नौसिखिया है। नौसिखिया मतलब एकदम नहीं नई सीखने वाली, और एवरेस्ट जो है वो उनका पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। तो जो तेंजिंग नोरगे जी वो हंसे और उन्होंने कहा बचेंद्र जी से, लेकिन ये भी स्पष्ट किया जाए कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रवास में पहुंच जाना चाहिए। तो तेंजिंग नोरगे जी जो हैं वो कहते हैं कि एवरेस्ट मेरे लिए भी पहला अभियान है, क्योंकि इसके पहले वो 7 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुके थे, लेकिन वो जो चोटी था एवरेस्ट का वहाँ पर वो नहीं पहुँच पाए। तो इन्होंने हंसकर बचेंद्री पाल जी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा कि तुम तो पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुँच जाना चाहिए। 15-16 मई
1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लौत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। तो 15 से 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वो कहाँ पे थे? लौत्से के बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के तंबू पर कैंप नंबर 3 में वो लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकते हैं वो लोग कितने नंबर कैंप में थे? तो वो लोग 3 नंबर कैंप पे थे। वो जो तंबू था वो किससे बनाया हुआ था? वो नायलॉन के बनाया हुआ था। या फिर वो दिन कौन से दिन था? विशेष दिन था, तो वो बुद्ध पूर्णिमा का विशेष दिन था। या फिर अगर प्रश्न घुमा फिरा के आए तो वैसा भी आ सकता है कि कैंप नंबर 3 पे वो लोग कौन से डेट पर रुके? तो डेट कौन सा होगा बेटा? 15 और 16 मई। ठीक है, फिर कहते हैं कि कैंप में और 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा अन्य 8 शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। यहाँ पे देखना इम्पोर्टेंट है कि मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात को 12:30 बजे लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज़ के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। कि सर के पिछले हिस्से में कुछ सख्त चीज़ें टकराई और उनकी नींद जो है वो अचानक से खुल गई, और साथ ही एक ज़ोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज़ मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। तो फिर उनको लगा कि उनके शरीर को कुचलते हुए, मतलब उनके शरीर के ऊपर से कुछ तो ऐसा है जो ठंडी बहुत ही सख्त चीज़ है जो उनके शरीर के ऊपर से जा रहा था, और उनको सांस लेने में बेटा बहुत दिक्कत आ रही थी। बेटा लेक्चर थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है। काफ़ी टाइम अभी मैं देख रही हूँ 20 मिनट हो गए हैं, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर कहते हैं ये क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ़ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लौत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। मतलब ऊपर से एक बर्फ़ का टुकड़ा टूट के नीचे उनके कैंप में आ गया था। हिमखंडों, बर्फ़ों के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ़ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। मतलब वो जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, तो वो कहती है कि वो जो बर्फ़ का टुकड़ा है, एक्सप्रेस ट्रेन जितनी गति से चलती है उतनी गति से चल के नीचे की ओर आई और जो हमारा कैंप था उसको तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। ये एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। तो वह कहती है कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि चोट सबको लगा। ऐसी इतनी बड़ी घटना हुई, चोट सबको लगा, लेकिन मृत्यु किसी की नहीं हुई। लोब्सांग अपनी रिस्व छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लगे थे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि किसने बचेंद्र जी को बचाने की कोशिश में लग गए थे? कौन? उनका नाम है लोब्सांग। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। मतलब थोड़ा अगर देर होता है तो मृत्यु। वो ऐसे डॉक्टर कहते ना कि आप अगर थोड़े से लेट इनको लेके आ जाते तो हम इनको बचा नहीं पाते थे। तो बेटा वैसी क्रिटिकल सिचुएशन वहाँ पे बन गई थी। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए इन्होंने मेरे चारों तरफ की करे जमे बर्फ़ की खुदाई की और मुझे बर्फ़ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। तो अंत में उन्होंने बचेंद्र जी को बचा लिया। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रत 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 पर पहुंच गए। तो कैंप 2 पर वो लोग कितने बजे पहुंचे? 8 बजे। कौन से डेट को? 16 मई को। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटा के नीचे लाए। तो एक शेरपा थे जिनकी टांग टूट गई थी, तो उनको उनके ही बनाए स्ट्रेचर में लेके वो नीचे लेके आया गया था। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में ये इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक ज़बरदस्त साहसिक कार्य था। मतलब ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीका है कि ज़बरदस्त साहसिक कार्य था कि इनके बनाए स्ट्रेचर पर इनको लाया गया था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटी अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत हो? जी हाँ। मतलब बचेंद्र जी कहती है जी हाँ। तो फिर कर्नल खुल्लर पूछते हैं, क्या तुम वापिस जाना चाहोगी? नहीं। मतलब बचेंद्र जी कहते नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। मतलब बिना किसी हिचकिचाहट यानी
हेजिटेशन, मतलब कोई सोच नहीं, कुछ नहीं, नहीं मैं नहीं जाना चाहती, उन्होंने कह दिया। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन के अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की शुरुआत कर दी। तब वो लोग कहाँ पहुँचे? साउथ कोल कैंप। तो वहाँ पे उन्होंने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। क्या क्या इन्होंने इकट्ठा किया? खाना, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। जय और मीनू जो उनके साथी है वो काफ़ी पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। तो कौन बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे? जय और मीनू बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। मैंने पहले वीडियो में कहा था बेटा कि मैं बंगाली रीजन से बिलोंग करती हूँ, तो कभी कभी बंगाली में वर्ड मेरे मुंह से निकल जाते हैं, कभी मेरा टोन भी बंगाली में आ जाता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम वर्किंग ऑन दैट। जो कमी है इस पर मैं काम कर रही हूँ, और आई होप कि आगे आने वाले दिनों में लेक्चर में कभी ऐसी बंगाली टोन का सामना आप लोगों को करना ना पड़े। तो हम पढ़ते हैं फिर आगे क्या होता है कि दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। तो इन्होंने एक थर्मस में जूस भरा और एक में गर्म चाय भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। अच्छा, की जय मीनू 3 लोग हैं। सॉरी बेटा, मुझे लगा कि कुछ ऐसा ही बताया गया। तो की, जय और मीनू 3 अलग लोग हैं, तीन लोग हैं। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय बगैर पी ली, लेकिन मुझे और आगे जाने के रोकने की कोशिश की। मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गए। फिर उन्होंने पूछा कि तुम इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने के लिए नहीं दिया। कि वो मदद करने के लिए आई थी ना, की, जय और मीनू को, तो की से जब मिली तो उन्होंने कुछ पिया, उनकी प्यास तो बुझाई, लेकिन उनकी किट को ले जाने नहीं दिया बचेंद्री को, कि वो खुद ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप में लॉटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए, और हम सब साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। तो पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से कौन सा जगह प्रसिद्ध है? साउथ कोल। ठीक है। फिर अगले दिन सुबह 4 बजे उठ गई। अगले दिन सुबह वो लोग 4 बजे उठ गए। बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट से हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंग दर्जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। तो उन्होंने नाश्ते में क्या खाया? उन्होंने चाय पी, थोड़ा सा कुछ बिस्कुट खाए और आधी चॉकलेट का उन्होंने हल्का सा नाश्ता किया। और कितने बजे वो लोग तंबू से बाहर निकल पड़ी? वो 5:30 बजे। और बाहर कौन खड़ा था वहाँ पे? अंगदर्जी जो है वो बाहर खड़े थे। अंगदर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उनके पैर ठंडे पड़ जाते थे। तो बेटा बिना ऑक्सीजन के उनको चढ़ाई करना था, लेकिन इसकी वजह से उनके पैर भी ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था, अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। तो उनके लिए सिचुएशन ऐसी थी कि वो बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। तो या तो उनके लिए ऐसा था कि वो साउथ कोल की जो चोटी है वह सब पहुँचकर उसी दिन ही वापस आ जाए, या फिर वो जाए ही ना। और वो तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। और उसने मुझे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और
श्रम साध्य होगा, मतलब बहुत ही मुश्किल होगा। इसके अलावा यदि अंग दर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था, मतलब थोड़ा खतरा तो था कि पैर ठंडे पड़ जाते तो फिर वापस आना भी थोड़ा बहुत खतरा था। मुझे फिर भी अंग दर्जी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आवश्यकता थी। तो प्रैक्टिस, मतलब जो आरोहण के लिए क्षमता, मतलब करेज की भी ज़रूरत थी, कर्मठता मतलब दृढ़ता की भी ज़रूरत थी। तो उनको अंग दर्जी जी पे पूरा विश्वास था कि वो कर लेंगे, अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। तो वहाँ पे कोई और नहीं था जो साथ चलने के लिए तैयार थे। तो सुबह 6:20 पर जब अंग दर्जी और मैं साउथ कुल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपनी आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंग दर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। तो हल्की हल्की हवा वो लोग जब सुबह 6:20 पर जब वो और अंग दर्जी जी साउथ कल से बाहर निकल के अपनी चढ़ाई शुरू करे तब वहाँ पे हल्की हल्की हवा चल रही थी और थोड़ा बहुत ठंडा भी था। लेकिन जो उनके जो किट था उन्होंने आरओ की उपस कर, मतलब वो जो कपड़े थे वो पहने हुए थे, तो काफ़ी सुरक्षित और गर्म महसूस कर रही थी। अंग दर्जी जी जो है वो बगैर काफ़ी निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और बचेंद्र जी को भी उनके साथ चढ़ाई करने में कोई मुश्किल नहीं आई। उन्होंने बिना रस्सी के ही चढ़ाई की। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाव चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरों बिछी हो। भुरभुरी या मतलब रिफ्लेक्ट करने वाला। तो जो बर्फ वहाँ पे बिछा हुआ था वो इतने ऐसा मतलब था जैसे लग रहा था कि शीशा बिछा, मतलब इतना रिफ्लेक्ट कर रहा था, इतने रिफ्लेक्शन दे रहा था जैसे लग रहा था कि शीशों की चादर बिछी हो। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि हम उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े की दांत से काट सके। तो बहुत ज़ोर से उनको वो फावड़ा, मतलब वो एक कोई इक्विपमेंट होगा जिससे वो बर्फ़ को काटते हैं, तो उसको बहुत ज़ोर से चलाना पड़ा ताकि वो बर्फ़ को काट सके। और मैंने उस खतरनाक स्थलों पर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया और वहाँ पे काफ़ी खतरनाक जगह थी, तो उन्होंने बर्फ़ को काट काट कर बहुत ही अच्छी तरह से कदम रखकर वो लोग ऊपर चढ़ते गए। 2 घंटे से कम समय में हम शिखर कैंप पर पहुँच गए। अंग दर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं। तो जब वो लोग शिखर कैंप पर पहुँचे तो जो अंग दर्जी जी थे उन्होंने वापस बचेंद्री की ओर मुड़ के पूछा कि क्या वो थक गई है, तो उन्होंने कहा नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम भी शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमसे जो पहला दल था वो 4 घंटे में शिखर कैंप पर पहुंच गए और हम अभी जिस गति से चल रहे हैं अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो दोपहर 1 बजे तक हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। लॉटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गए। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू कर दी। लॉटू एक नायलन की रस्सी लाया था। तो लॉटू जी ने क्या लेके आए थे? नायलन की रस्सी लेके आए थे वो। इसलिए अंदर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े जबकि लॉटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तो उन्होंने एक हाथ से रस्सी पकड़ बीच में चले और वो दोनों साइड से रस्सी को पकड़कर चलने लगे। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लॉटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चल रही थी। तो उन्होंने देखा कि वो लोग ऑक्सीजन का काफ़ी कम मात्रा में वो ऑक्सीजन का व्यवहार कर रहे थे। प्रति मिनट के दर से वो 2.5 लीटर प्रति मिनट के दर से लेकर चल रहे थे। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिनाई चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। तो लोटो जी ने उनके ऑक्सीजन के जो रेगुलेटर था उसको बढ़ाया, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन उनको दी और जब उनके ऑक्सीजन के रेगुलेटर थोड़ा बढ़ाया गया तो उनको थोड़ा आराम महसूस होने लगा। ये जो कठिन जो चढ़ाई थी उसको भी
अच्छा लग रहा था उनको। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा और झोंके भरपूरे बर्फ के कणों को चारों ओर उड़ा रहे थे। तो वहाँ पे जो चल रहे थे, बर्फ उड़ रहा था चारों ओर, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। उनके बाहर देखा कि केवल थोड़ी दूर बाद कोई ऊंचाई चढ़ाई नहीं थी, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया। तो जब वो लोग थोड़े और आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऊपर चढ़ने के लिए अब और कुछ नहीं बचा, अब सीधा रास्ता नीचे की ओर गया है। मेरी सांस मानो रुक गई। मुझे विचार कौन था कि सफलता बहुत नज़दीक है। मतलब उनकी सांसें मानो ऐसे होगा कि रुक गया, उनको लगा कि सफलता बहुत पास है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, और ज़िंदगी में भी आपको याद रखना है जनरल नॉलेज की तौर पर कि वो कौन सा डेट था जब बचेंद्री पाल जी एवरेस्ट पर चढ़ी थी। वो कौन सा डेट था? वो 23 मई 1984 था। कितने बजे? दोपहर को 1:07 पे, 23 मई को दोपहर 1:07 पे वो एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। और उन्होंने ऐसे लिखा है, देखो ये कहना कितना आसान है, मतलब कितनी गर्व की बात है कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। मतलब खुद के बारे में उन्होंने ऐसे लिखी, कितनी मतलब गर्व की बात है बेटा। अच्छा लगा पढ़ के, सुन के, मतलब जब ऐसे सुनते हो ना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम पढ़ते हैं कि एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। मतलब एवरेस्ट का शंकु मतलब कोन टाइप का था ना, मतलब वो इतना कोन था, शंकु टाइप का था कि वहाँ पे दो व्यक्ति साथ खड़े ही नहीं हो पाते थे। चारों तरफ हमारे मीटर लंबी सीधे ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। मतलब अब इतने शंकु टाइप की जगह पे वो लोग पहुँच गए कि अभी उनके लिए जो बात थी वो थी सुरक्षा की। हमने पहले बर्फ़ को फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। तो पहले उन्होंने जो फावड़ा था उससे बर्फ़ को काटा और अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर मथे के ताज का चुंबन लिया। तो वो अपने घुटनों पर बैठ गई। जब वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची वो घुटनों पर बैठ गई और उन्होंने जो सागर मथा यानी जो एवरेस्ट थे उसको चूमा। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। तो उनके जो थैला यानी जो बैग था उनके पीठ में, उस बैग में क्या था बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैग में क्या था? दुर्गा माँ का चित्र था और हनुमान चालीसा था। मैंने इनको अपने हाथ से लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। तो जब वो चोटी पर थी इनको बहुत आनंद महसूस हो रहा था, बहुत ही संतोष महसूस हो रहा था। उनको अपनी माता पिता की याद आई। तो इन्होंने किस कपड़े में लपेटा? तो लाल कपड़े में लपेटा। क्या लपेटा? दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर वो कहती है कि जैसे ही मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता अंगदर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। वो जो साथ में आए थे ना अंगदर्जी जी के, तो उनको ऐसे हाथ जोड़ के उन्होंने प्रणाम किया। अंगदर्जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। तो प्रोत्साहित मतलब इंस्पायर करना, एनकरेज करना। इंस्पायर नहीं, एनकरेज करना, प्रेरित करना का मतलब होता है इंस्पायर करना, और प्रोत्साहित करने का मतलब होता है एनकरेज करना। तो प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई पर चढ़ने पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया कि दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो जो अंगदर्जी जी थे उन्होंने बचेंद्री को गले लगाया और उन्हें कान में कहा कि दीदी तुमने तो अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो फिर क्या हुआ कि कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेना शुरू कर दिए। इस समय तक मैं लट्टू अपने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने का सूचना ने दे दी थी। मतलब तब तक जो लॉटो जी थे उन्होंने वो जो चार लोग एवरेस्ट पर पहुँचे उनकी सूचना कर्नल जी को दे दिया था। तब मेरे हाथ में हॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न हुए। तो जो कर्नल खुल्लर कौन था बेटा? उनके जो टीम का लीडर था, नेता था। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए, ये बहुत ही बेहतरीन सा जो एक्सपीरियंस, बहुत ही बेहतरीन सा सफलता जो तुमने प्राप्त की है उसके लिए मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा।
कि वाले कि वे बोले कि मैं देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगे जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी सफलता के लिए मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा और वो कहे कि बेटा मतलब अब तुम एक ऐसे देश में वापस जाओगे, ऐसे संसार में, ऐसे एक संसार में वापस जाओगे जो तुम्हारे पहले से बहुत ही ज़्यादा अलग है। क्यों, कैसे अलग है कि जब वो पहले आई थी तब बस वो एक नौसिखिया लड़की थी, उनको कोई नहीं जानता था, और अब वो इस पर्वत के शिखर पर, एवरेस्ट के शिखर पर, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर वो भारत की पहली महिला बनी जो एवरेस्ट पर चढ़ी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़तापूर्वक समर्पित होना चाहिए, और जब हम समर्पित हो जाते हैं लक्ष्य के प्रति, हम जब अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड हो जाते हैं तब हम उसको हासिल कर ही लेते। तो ये था आपका चैप्टर। काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया लेकिन चैप्टर बहुत अच्छा था, सीखने को मिला। ये तो बस उनके जीवन का छोटा सा पार्ट है। ऐसे और भी बहुत लोग हैं बेटा, इंस्पायरिंग, उनके बारे में आप लोग बायोग्राफीज़ वगैरह पढ़ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताना, मैं देखती हूँ उसका क्या किया जाए। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।